हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अलका सैनी द्वारा लिखी हुई कसक। गरिमा का विवाह हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। इस बार उसके मन की इच्छा थी कि सभी घरवाले आने वाली दिवाली उसके नए घर में एक साथ मनाएं। नए घर में उनकी यह पहली दिवाली थी। वह उसे यादगार बनाना चाहती थी। उसके मन में दिवाली की तैयारियों को लेकर इस बार कुछ खास उमंग, एक नया जोश और नया उत्साह भरा था। उसने बड़े प्रेम से सभी रिश्तेदारों को दिवाली मनाने के लिए शाम के समय आने के लिए आमंत्रित किया था। अपने मायके वालों को भी उसने खुद बड़े चाव से आमंत्रित कर लिया था और ससुराल में जिस किसे भी बुलाना हो उसका जिम्मा उसने मनीष को दिया था। शाम में सबके साथ साथ भोजन के लिए उसने मन ही मन काफ़ी योजना बना ली थी। इसके लिए उसने मनीष को कहा था, आप जिस किसी को भी दिवाली के लिए बुलाना चाहते हो खुशी से बुला लो। हमारे नए घर की पहली दिवाली है। सब लोग साथ में मिलकर इस बार बड़े धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। मनीष ने बड़े प्यार के साथ हामी भर दी और कहा, ठीक कह रही हो गरिमा, अभी ऑफिस में कुछ देर का कुछ ज़रूरी काम है, फिर मैं वापसी आकर सभी को या फ़ोन कर दूंगा या फिर खुद जाकर निमंत्रण देकर आऊँगा। आखिर हमारी खुशी में सबकी हिस्सेदारी होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो खुशी का मज़ा दोगुना हो जाता है। मनीष की ये सब बातें सुनकर गरिमा का जोश और भी बढ़ गया और वह मन ही मन बड़ी खुशी से शाम की योजनाएं बनाने लगी। शाम के खाने के सारे व्यंजनों की एक लिस्ट उसने तैयार कर ली और मन ही मन सोचने लगी कि वह शाम को कौन कौन से पटाखे छोड़ेगी। पिताजी और माँ को बड़े वाले पटाखे नहीं देगी, उनके लिए वह खास तौर पर छोटे पटाखे खरीदेगी। वह यह सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि आज 10 साल के बाद उसके ससुराल और मायके वाले साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। वह साथ साथ जल्दी जल्दी सब तैयारियां भी कर रही थी और साथ में मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। धीरे धीरे वह अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसके ससुराल वाला घर उसके ऑफिस से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ से उसे अपने ऑफिस तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। मनीष और गरिमा का ऑफिस पास पास में ही थे, इसलिए वह ऑफिस के लिए साथ साथ ही जाते थे। उसका ससुराल वाला घर जहाँ से उसकी डोली उठी थी, शहर के पास एक गांव में था जो कि काफ़ी पुराना बना था। वह शहर के खुले माहौल में पली बड़ी थी, फिर भी उसने खुद को काफ़ी मेहनत से ग्राम्य वातावरण के अनुसार ढाल लिया था। क्या गरिमा के लिए सब कुछ इतना सहज था? नहीं, उसके घर में भी कई बार छोटी छोटी बात पर मनमुटाव हो जाता था। वह तनावग्रस्त रहने लगती थी। वह तो अच्छा था कि वह नौकरी करती थी और ऑफिस में जाकर कामकाज में व्यस्त हो जाने के कारण वह घरेलू छोटी मोटी बातों को भूल जाती थी। कभी कभी मनीष भी कहने लगता था, गरिमा वास्तव में मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि तुमने इतनी जल्दी खुद को घर के वातावरण के अनुकूल ढाल लिया है और सबका दिल भी जीत लिया है। गरिमा को मनीष की ये झूठी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। उसके प्रत्युत्तर में वह कहने लगती थी, मनीष तुम क्या समझोगे किसी औरत के दिल की बात। यहाँ सुबह जल्दी उठकर घर के सारे कामकाज निपटाओ, बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार करो, सबके लिए नाश्ता बनाओ, लंच के टिफ़िन पैक करो और बाकी कई तरह के छोटे मोटे काम हो जाते हैं। अगर ये सब काम मैं ना करूं तो क्या घर वाले मुझे पसंद करेंगे? मनीष को इस तरह की उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसे लगने लगा कि गरिमा के मन में कहीं न कहीं कोई पीड़ा छुपी है। मायके में वह घर की लाडली बेटी थी। घर में छोटा होने के कारण सब उसे ज़्यादा प्यार देते थे और माँ के होते उसे कुछ काम करना ही नहीं पड़ता था। कभी वह करना भी चाहती तो माँ उलाहना देते हुए कहती, बेटी अपने ससुराल जाओगी तो वहाँ तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा सब घर का काम, और तुम्हें तो सब काम आता ही है। यहाँ हमारे होते तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शादी के बाद जब वह गांव आई तो शुरू शुरू में घर का सारा कामकाज करते हुए उसे चक्कर आने लगते थे। वह भीतर ही भीतर खुद को असहाय महसूस करती थी। फिर भी उसने खुद को बड़ी मेहनत से संभाल लिया था। कभी कभी घर के और ऑफिस के कामकाज को लेकर उसे लगने लगा था कि वह एक मशीन बनकर रह गई है।
हर रोज़ वही दिनचर्या, सुबह जल्दी से उठकर घर के सारे काम निपटाकर ऑफिस जाओ, फिर शाम को ऑफिस से वापस थक हार कर फिर से घर के काम में जुट जाओ। कई बार तो वह इतना थकी होती थी कि जब सब लोग शाम को चाय पीने के लिए उसके आने का इंतज़ार करते हुए मिलते थे, तब वह अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती थी। सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर वह छोटे मोटे बाकी सब काम निपटाती थी। कभी उसकी सास तरस खाकर कहती थी, बहू आज चाय मैं बना देती हूँ, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज। मनीष को तो ये बात कहाँ सहन होती। वह तो अपनी पत्नी को आदर्श बहू के रूप में जो देखना चाहते थे, और तपाक से बीच में बोल पड़ते थे, माँ रहने दो ना, गरिमा बना लेगी चाय। ऑफिस में कोई हल थोड़े ना चला कर आई है या पत्थर तोड़े ही आती है। आप पीछे से भी सारा दिन अकेले ही घर संभालती हो, अब इसे करने दो। वह मन ही मन कई बार सोचती कि क्या वह मनीष की तरह इंसान नहीं है। वह दोनों साथ साथ ही तो ऑफिस जाते आते हैं, और मनीष आते ही सीधे टीवी के आगे आराम से बैठ जाते हैं। ऑफिस से घर लौटकर क्या उसके नसीब में फुर्सत के लिए कुछ क्षण नहीं है। आते ही फिर से कोल्हू के बैल की तरह काम में जुट जाओ, बच्चों के बैग संभालो, यहाँ तक कि बच्चों का होमवर्क करवाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। कामकाज निपटाकर वह रात को ही विश्राम कर पाती थी। उसे रह रहकर वह दिन याद आने लगे जब उसने अपनी बेटी आयना का दाखिला शहर के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में करवाने की बात घर में छिड़ी थी। उसकी इस बात पर घर में खूब हंगामा हुआ था। मनीष ने चिल्लाकर कहा था, क्या ज़रूरत है आयना का दाखिला कॉन्वेंट स्कूल में कराने की? यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो कहीं भी पढ़ सकता है और अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। तुम और मैं क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं? तो क्या अच्छा खासा कमा नहीं लेते हैं? गरिमा ने मनीष के प्रत्युत्तर में कहा था, हमारा ज़माना और था, अब समय बदल गया है। मेरे बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलें और अच्छे स्कूलों के एटिकेट सीखें। मैं नहीं चाहती कि वह गांव के किसी छोटे स्कूल में अपना समय बर्बाद करें और अपना भविष्य खराब कर लें। बहुत देर एक लंबी बहस के बाद मनीष ने गरिमा की बात मान ली। उस समय गांव में कॉन्वेंट स्कूल तक जाने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं था, और हर रोज़ स्कूल तक छोड़कर आना मुमकिन नहीं था। मजबूरन उन्हें शहर में एक मकान किराए पर लेना पड़ा। इस सब के लिए गरिमा की सहेली और घर वालों को भी मनीष को काफ़ी समझाना पड़ा था, तब जाकर कहीं बात बन पाई थी। यह मकान शहर के बीचों बीच था, इसलिए यहाँ से उनका ऑफिस या आयना का स्कूल दोनों ही पास थे। आयना मात्र 10 मिनट में घर से अपने स्कूल तक पहुँच जाती थी। सप्ताह में केवल एक दिन रविवार की छुट्टी होती थी। उस दिन गरिमा सोचती थी कि हफ्ते भर के बकाया काम निपटा लेगी। हर रोज़ तो दौड़ भाग में काफ़ी काम के लिए समय ही नहीं मिलता था। बच्चों के स्कूल बैग धोने से लेकर घर की साफ़ सफाई, वह सारे काम रविवार को पूरा करना चाहती थी। मनीष शनिवार की शाम से ही गांव जाने की रट लगा लेते थे, ताकि वह रविवार का सारा दिन अपने माता पिता के साथ बिता सके। इस चक्कर में उसके हफ्ते भर के सारे काम ज्यों के त्यों बाकी रह जाते थे। आयना के स्कूल का बचा हुआ होमवर्क भी ऐसे ही रह जाता था। बीच बीच में आयना की स्कूल की अध्यापिका ने उसकी स्कूल की कॉपी में नोट लिखकर भी भेजा था कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है और उसका स्कूल का होमवर्क भी पूरा नहीं होता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उन दोनों को स्कूल में एक बार बुलाकर समझाया भी था, देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ाना है तो उसकी हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। स्कूल के काम से लेकर साफ़ सफाई तक बाकी बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। बेहतर होगा, अभी भी समय है, आप उसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि बाध्य होकर उसका नाम मुझे स्कूल से काटना पड़े। गरिमा ने प्रधानाध्यापक की बात को काफ़ी गंभीरता से लिया। उसने मनीष से काफ़ी चिंतित होते हुए कहा, देखो मनीष, माता पिता होने के नाते हम दोनों का ही फर्ज है कि हम बेटी पर ध्यान दें, वरना इतना बढ़िया स्कूल से निकाले जाने पर बच्चे के नुकसान के साथ साथ बदनामी भी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने माता पिता को अपने पास ही रहने के लिए बुला लो, नहीं तो बार बार गांव जाने से
बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है और कल को बड़े होकर बच्चे हमें ही कसूरवार ठहराएंगे। मनीष ने गरिमा की बात को तो ध्यान से सुना, पर टालने के अंदाज में कहने लगा, गरिमा, तुम्हारी बात को तो मैं समझ रहा हूँ, पर माँ बाबूजी को हमेशा से खुले वातावरण में रहने की आदत है और उनका यहाँ मन भी नहीं लग पाएगा। शहर में तो कोई भी खास एक दूसरे से नहीं बात करता, ऐसे में उनका मन घुट जाएगा। तब से लेकर मनीष गांव महीने में एक बार ही जाने लगा। एक दिन आयना के स्कूल का वार्षिकोत्सव चल रहा था और उसमें आयना ने भी भाग लिया था। उस दिन मनीष सभी को लेकर गांव जाना चाहते थे, परंतु गरिमा ने आयना के कारण गांव जाने से मना किया, तो मनीष अकेले ही बेटे अंकित को लेकर गांव चले गए थे। गरिमा ने तब भी सब्र का घूंट पी लिया था, क्योंकि वह जानती थी बात बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। वार्षिकोत्सव पर उसे मनीष और बेटे की कमी बहुत खल रही थी। सब लोग आयना को उसके पिता के बारे में पूछ रहे थे कि उसके पापा उसका प्रोग्राम देखने नहीं आए। यह सब बातें सुनकर गरिमा को और भी बुरा लग रहा था। उसका मन बहुत उदास हो गया, ये सोचकर कि क्या उसकी भावनाओं का कोई अर्थ नहीं है, वह बस इस्तेमाल करने की कोई वस्तु है क्या, वह एक मशीन बनकर रह गई है। सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गईं, पर बड़ी हिम्मत से उसने खुद को सबके बीच संभाला था। अपनी तनख्वाह की बचत के अलावा घर के खर्च की कटौती से जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, उन पैसों से उसने शहर में हाउसिंग बोर्ड के मकान के लिए आवेदन पत्र भरा था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसका नंबर उसमें आ गया था। उसने भगवान से इसके लिए कई तरह की मन्नतें भी मांगी थीं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे सारी किस्तें चुकाकर वह मकान उसके नाम हो गया। बड़े अरमानों से उसने घर की एक एक वस्तु संजोई थी। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का गला घोंटकर उसने एक एक पैसा अपनी खून पसीने की कमाई में से जोड़ा था। उसने अपने जीवन काल में अनेक संघर्ष देखे थे। नए घर के पैसे चुकाते चुकाते कुछ पैसे जब कम पड़ गए थे, तब उसकी माँ ने उसे आश्वासन दिया था, ये कहते हुए, गरिमा घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी, वह मदद कर देंगे। आखिर हम तेरे माँ बाप हैं, कोई गैर तो नहीं। अगर लड़की की शादी कर दी जाए तो ये मतलब थोड़ी ही है कि अब हम तेरे बारे में सोचेंगे नहीं। और घर कौन सा रोज़ रोज़ ख़रीदा जाता है। जब तक हम बैठे हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पैसों का करना क्या है, कोई साथ थोड़े लेके जाएंगे मरने पर। माँ की बातें सुनकर गरिमा की आंखें भर आईं और सुबकते हुए कहने लगी, माँ तुम भी कैसी बातें करती हो, मेरे सामने ये मरने की बातें मत किया करो, आप तो मेरी ताकत हो। गरिमा को ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रही हो। आंखें पुरानी भावुक यादों के तरोताज़ा होने से भर आई थीं। आंखों पर हाथ फेरते हुए वह वर्तमान में लौट आई। उसे याद हो गया, आज वह अपने नए घर में पहली दिवाली सभी सगे संबंधियों के साथ मनाएगी। उसके दिल की यह हार्दिक इच्छा थी। बहुत पहले से ही उसने इस उपलक्ष्य में कई तरह की तैयारियां शुरू कर दी थी। ऑफिस से घर लौटते समय उसने तरह तरह के पटाखे, फल, मिठाइयाँ, पूजा का सामान, रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ आदि एक एक ज़रूरी वस्तु अपनी सहेलियों से पूछ पूछ कर खरीद ली थी। दिवाली के दिन जब वह शाम 4 बजे घर लौटी तो देखा कि मनीष पहले से ही घर पर मौजूद थे। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वह सोच रही थी कि शायद दिवाली की तैयारियों के कारण मनीष आज उससे पहले ही घर पर लौट आए हैं। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि वह खुद जाकर इस बार आस पड़ोस में और अपनी खास सहेलियों को मिठाई बांट कर आएगी। वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोई हुई थी। बहुत उत्साहित होते हुए उसने मनीष से पूछा, आपने माँ, बाबूजी और अपने भाइयों को यहाँ आने के लिए न्योता दिया है ना? मनीष के चेहरे के हाव भाव बदल गए। मुरझाए हुए सा वह कहने लगा, गांव में मौसी जी आई हुई हैं, इसलिए माँ बाबूजी तो नहीं आ सकते। उन्होंने हमें ही वहाँ बुलाया है ताकि सब एक साथ परिवार के साथ लोग लक्ष्मी पूजा कर सकें।
गरिमा का चेहरा देखते ही बनता था। दुखी मन से उसने मनीष से कहा, मैंने तो सबको यहाँ आने के लिए कल शाम को ही बोल दिया था, और यह बात तुम्हें भी तो पता थी। कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, सब घर के ही तो लोग हैं, फ़ोन करके मना कर दो कि कोई ज़रूरी वजह से गांव जाना पड़ रहा है। मनीष की बात सुनकर गरिमा अचंभित रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ता सा नजर आने लगा। रुआसी सी होकर वह कहने लगी, मनीष, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया। मैं किस मुंह से उन्हें मना करूँगी। 5 बजने वाले हैं, सब लोग पहुँचने वाले होंगे। इस समय मना करने से उन लोगों की तौहीन होगी, साथ साथ हमारे लिए भी बेइज्जती की बात है। हर साल तो हम गांव जाकर ही दिवाली मनाते हैं, तो इस बार नए घर की खुशी में यहीं दिवाली मनाते, ताकि यहाँ नया घर हमारे और हमारे बच्चों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। और लक्ष्मी पूजन घर में करने से लक्ष्मी खुश होकर घर पर कृपा करती हैं। तुमने कभी सोचा है कि मुझे गांव जाकर दिवाली मनाने में कभी आनंद नहीं आता? मैं तो केवल रसोई घर तक सिमट कर रह जाती हूँ। कभी किसी के लिए चाय बनाओ, कभी हलवा, तो कभी गरम गरम पोड़ी बना कर दो। गत 10 वर्षों में मैंने दिवाली पर एक भी बार पटाखा नहीं जलाया। तुमने तो कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। तुम्हें तो मुझे हर हाल में एक आदर्श बीवी, एक आदर्श बहू के रूप में देखना है। खुद भी तो आदर्श पति बनकर दिखाओ। गरिमा की बातें सुनकर मनीष का अहंकार जाग गया और गुस्से से लाल पीला होने लगा। गुस्से में तमतमाते हुए अपने होठ भींचते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें अगर नहीं जाना है तो मत जाओ और अपने रिश्तेदारों के साथ खूब खुशी से दिवाली मनाती रहो। मैं अपने साथ बच्चों को लेकर जाता हूँ। इस तरह की बातें मनीष के मुंह से सुनने की गरिमा ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह हताश सी होकर सोफे पर बैठ गई। गरिमा को लगा कि उसे चक्कर सा आ जाएगा और वह गिर जाएगी। थोड़ी देर वह सुध-बुध खोए एक जगह टकटकी लगाए देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे मानो काटो तो खून नहीं।